सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य के बारे में। और पाठ्य परिदृश्य को समझने के लिए हमने जो भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको विभिन्न कालों में विभक्त किया, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल के बारे में पूर्व वाले वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। मध्यकाल तीसरा है उसका, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन काल और तीसरा है मध्यकाल। मध्यकाल का जो पहला उपकाल है राजपूत काल, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे मुस्लिम काल से। भारतवासियों का अरब निवासियों से व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन है, किंतु 11वीं सदी से ही जबकि महमूद गजनवी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम राज्य की नींव डाली, तो भारत में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे जो राजपूत राजा थे उन राजाओं की शक्ति घट रही थी और उनके स्थान पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। 1173 ईस्वी में गोरी ने मुस्लिम साम्राज्य की भारत में नींव डाली। उसने मुल्तान, सिंध और लाहौर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दिल्ली, अजमेर और कन्नौज और बनारस, इन पर भी उसने विजय प्राप्त की। भारत में मुसलमानों के विभिन्न वंश जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आदि का लगभग 600 वर्षों तक शासन रहा। मुगल काल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। ये कई कुशल शासक थे। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक तथा बहादुर शाह जफर इसके अंतिम शासक माने जाते हैं। मुसलमानों से पहले जितने भी आक्रमणकारी जैसे यवन, शक, हून, कुषाण, सीथियंस, मंगोलियन आदि तो भारतीय समाज में ही विलीन हो गए, किंतु मुसलमानों का प्रतीक अस्तित्व बना रहा, क्योंकि दोनों के धर्म, संस्कृति, देवी देवता, खान पान और जीवन दर्शन में बहुत अंतर था। अकबर ने दोनों ही धर्मों को समान महत्व दिया। लंबे समय तक हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के कारण कला, धर्म, साहित्य, परिवार, विवाह, संगीत और संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में दोनों में बहुत से आदान प्रदान हुए। अंग्रेज़ों के भारत आगमन के बाद मुस्लिम राज्य का पतन हो गया। मुस्लिम काल में भारत में कला, संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य तथा भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। ये मुस्लिम काल रहा भारतीय समाज के लिए। अनेक प्रसिद्ध शासक जो थे वो इस काल में हमें देखने को मिले, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत पर अपना साम्राज्य रखा। भारत पर उन्होंने राज्य किया। और क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए ये दोनों ही धर्म एक दूसरे में समाहित नहीं हो पाए। इनसे पूर्व जितने भी शासक भारत में आए थे वे सभी भारतीय संस्कृति में ही विलीन होकर रह गए थे। इस प्रकार से भारतीय समाज की जो मध्यकाल में व्यवस्था रही उसकी जानकारी हमें मिलती है राजपूत काल से और मुस्लिम काल से। अब हम आते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल में भी इसको हमने विभिन्न उपकालों में विभक्त किया है। जैसे पहला हम ब्रिटिश काल मानते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी लंबे समय तक हमारे यहाँ शासन किया। और उसके बाद दूसरा आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। तो ये दो उपकाल हैं जो आधुनिक काल के साथ चल रहे हैं। पहले हम ब्रिटिश काल पर चर्चा कर लें। भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई, जिसकी स्थापना ब्रिटेन में पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए की गई थी। 1761 में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। कंपनी को धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए।
अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए। 1858 से ही भारत का शासन कार्य ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कुछ भाग राजाओं और नवाबों के शासन में था और कुछ अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने अपने को मालगुजारी वसूल करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित रखा। उन्होंने देश के सामाजिक पुनर्गठन, सामाजिक बुराइयों का अंत करने तथा राष्ट्रीय एवं नैतिक चरित्र ऊंचा उठाने का प्रयत्न नहीं किया। अंग्रेज़ों के शासनकाल में देश में सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, पोस्ट व टेलीग्राफ और टेलीफोन, रेडियो, कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा शिक्षा आदि के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। भारत ने भौतिक प्रगति भी की। अंग्रेज़ों ने देश को विशाल शासन तंत्र, नौकरशाही एवं संसदीय प्रजातंत्र प्रदान किया। सारा देश एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था। लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई। आए दिन होने वाले राजाओं के छोटे मोटे झगड़े और बाहरी आक्रमणों से मुक्ति मिली। भारत का विभिन्न देशों से राजनीतिक एवं व्यापारिक संपर्क बढ़ा। भारतीय साहित्य एवं शिक्षा पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा। देश में औद्योगिकरण की नींव रखी गई। सन 1917 से देश को अंग्रेजी राज्य से मुक्ति दिलाने के प्रयास किए जाने लगे, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया, जिसमें देश के सभी तबकों के लोगों ने सहयोग दिया। स्वतंत्रता संग्राम में भारत के अनेक सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा और अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के लगभग 200 वर्षों के शासन से मुक्ति मिली और भारत तथा पाकिस्तान दो पृथक राज्यों की स्थापना हुई। इस प्रकार से जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज में आधुनिक काल के अंतर्गत ब्रिटिश काल के दौरान जो व्यवस्था हमें समाज की देखने को मिलती है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया और किस प्रकार से गांधी जी के नेतृत्व की वजह से हमें आज़ादी मिली। लेकिन अंततः आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दो पृथक राज्यों की स्थापना हो गई। अब क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर रहे थे, तो उन अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था या ब्रिटिश प्रभाव जिसे हम कहते हैं, वो ब्रिटिश प्रभाव भारत के समाज या भारतीय समाज के हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। लंबे समय तक अंग्रेज़ों के संपर्क के कारण भारतीय समाज पर पाश्चात्य जगत का प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों के संपर्क से ही देश में राजनीतिक जागृति आई। उदारवाद, व्यक्तिवाद, नौकरशाही, संसदीय प्रजातंत्र, ये अंग्रेज़ों की देन है। अगर हम सामाजिक क्षेत्र में देखें तो सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों में वृद्धि हुई। अस्पृश्यता का अंत हुआ। जाति प्रथा में शिथिलता आई। प्रेम विवाह, विलंब विवाह, अंतरजातीय विवाह ये समाज में प्रारंभ हो गए, जो कि पहले नहीं पाए जाते थे। बाल विवाह एवं सती प्रथा की समाप्ति हुई। विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृति मिली। स्त्रियों की जो परिस्थिति थी उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि जितनी भी कुप्रथाएं थी उन कुप्रथाओं को समाज से दूर कर दिया गया। समाज सुधार आंदोलन ये सभी अंग्रेज़ों की ही देन है। कोट पैंट, टाई, कुर्सी आदि का प्रयोग बढ़ा। बोलचाल की भाषा में अगर हम देखें तो टाटा, गुड मॉर्निंग, पापा, डैडी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम जाएं तो आधुनिक सार्वभौमिक शिक्षा को अपनाया गया। भारतीय साहित्य पर शेक्सपियर, गाल्सवर्दी एवं बर्नार्ड शो का प्रभाव पड़ा। भारत में पश्चिमी शैली के भवन बनाए जाने लगे। चित्रकला के क्षेत्र में ड्राइंग तथा मॉडर्न आर्ट का प्रयोग आरंभ हुआ।
नृत्य के क्षेत्र में कैबरे और रॉक एंड रोल, संगीत के क्षेत्र में नए वाद्य यंत्र, ऑर्केस्ट्रा तथा इंग्लिश धुनों को अपनाया गया। औद्योगिकरण, नए प्रकार के व्यवसाय और नगरीकरण, ये सब अंग्रेज़ों की ही देन है जो हमें भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से ब्रिटिश प्रभाव के कारण पूरब और पश्चिम का मिलन और समन्वय हो पाया। यद्यपि दोनों की मौलिक विशेषताओं में आज भी बहुत अधिक अंतर है, लेकिन फिर भी क्योंकि 200 वर्षों तक अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर रहे, तो बहुत सारी तथ्य इस प्रकार के हैं, बहुत सारी बातें इस प्रकार की हैं जो हमने अंग्रेज़ों से सीखी थी और आज वो हमारे संस्कृति का, हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुके हैं। ये था ब्रिटिश प्रभाव या कह दीजिए ब्रिटिश काल, जो कि आधुनिक काल का पहला उपकाल माना जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करें वह है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ से चले गए, उसके बाद जो भारतीय समाज था, उस भारतीय समाज का स्वरूप किस प्रकार का था। भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ अंग्रेज़ों के काल से ही माना जाता है, क्योंकि भारत को आधुनिकीकरण से परिचित कराने का श्रेय अंग्रेज़ों को ही है। अंग्रेज़ों ने ही भारत को सार्वभौमिक शिक्षा, यातायात एवं संचार के नवीन साधन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्वतंत्रता व समानता के विचार और राजनीतिक जागृति प्रदान की। समाज सुधार के आंदोलनों का श्री गणेश अंग्रेज़ों के समय से ही हुआ। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के लिए एक नवीन संविधान बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। संविधान में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, सांस्कृतिक विशिष्टताएं बनाए रखना एवं संवैधानिक उपचार आदि के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया। संविधान में यह भी कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, रंग, जन्म, जाति और प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया और उनके लिए पंचायत से लेकर लोकसभा तक की सीटों में स्थान सुरक्षित रखे गए। ये प्रभाव था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल, या अंग्रेज़ों के वजह से जो प्रभाव भारतीय समाज पर पड़े, ये सारे प्रभाव हैं। इस प्रकार से जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज को समझने के लिए हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत विभिन्न कालों में भारतीय समाज का जो उद्भव है, जो विकास है, जो प्राचीन समय है, उसको जानने के लिए हमने उसको अलग अलग भागों में विभक्त किया। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और इन सभी कालों में जो उपकाल बनाए गए हैं, उन उपकालों के बारे में भी हमने चर्चा की। ये सारी बातें, ये सारे तथ्य हमें भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार से भारतीय समाज पहले अपना सभ्यता और संस्कृति के साथ जीवित रहा है, हम प्राचीन समय में किस प्रकार से थे और वर्तमान में हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारतीय समाज की। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।